की तबाही का चक्रवाती महा तूफान आ रहा है। गुजरात में आपको बता दें कि असर दिखना शुरू हो चुका है इस महा तूफान बिपरजॉय का। गुजरात के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। समुद्र के किनारे कुछ इलाकों में जो तटीय इलाके हैं वो खाली कराए गए हैं। गुजरात और मुंबई की बात करें तो भारी असर यहीं पर इस तूफान का देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने भी आपको बता दें कि बिपरजॉय को लेकर बैठक की है। तमाम एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी लगातार बैठक की जा रही है इस तूफान को लेकर और कहां कहां पर असर रहेगा तूफान का, वहां पर क्या सावधानियां सरकार की तरफ से फिलहाल उठाई जानी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि समुद्र के किनारे अलर्ट जारी किया गया है। 15 जून को समुद्र किनारे बिपरजॉय टकराएगा, जिसको लेकर एनडीआरएफ की कई टुकड़ियां तैनात की गई है। साफ तौर पर बात करें गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की, तो इन सभी तटीय राज्यों के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। 150 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल तमाम तरीके के एहतियात को लेकर समीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी के तटीय इलाकों को खासतौर पर खाली कराया गया है। मछुआरों को हिदायत दी गई है और फिलहाल समुद्र से लगे हुए तमाम क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अलर्ट किया गया है। प्रशासन को भी एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात हो। इसी के साथ आपको बता दें कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान को लेकर फिलहाल अलर्ट है। साथ ही अगर ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाए तो समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश शुरू होगी जैसे ही तूफान का असर देखा जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें तो गुजरात के कच्छ से मुंबई तक अलर्ट किया गया है बिपरजॉय को लेकर। इसी के साथ खासतौर पर गुजरात का कांडला पोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर तटीय इलाकों से गुजरने वाली 67 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ अगर आपको बताएं तो 15 जून को गुजरात के जखाऊ से बिपरजॉय टकराएगा। इसके बाद कुछ रफ्तार धीमी हो सकती है तूफान की। फिलहाल बेहद खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है बिपरजॉय तूफान। तूफानी हवाओं ने इस समय डर का माहौल भी तमाम तटीय इलाकों में देखा जा रहा है। गुजरात में तूफान है, महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट किया गया है और साफ तौर पर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा में भी तूफान का अलर्ट किया गया है। इसी के साथ तूफान पर पीएम ने गुजरात के सीएम से बात की है। तमाम एहतियात को समय रहते बरता जाए, इस तमाम बातों को लेकर भी चर्चा की गई है। तूफान को लेकर अमित शाह गृह मंत्री की तरफ से भी आपको बता दें कि उच्च स्तरीय बैठक है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता रवि पाटिल भी हमारे साथ है। राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि देखिए जिस तरीके की स्थिति इस तूफान को लेकर देखी जा रही है, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमाम जो तटीय राज्य हैं वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। क्या कुछ गाइडलाइंस अभी सरकार की तरफ से जारी की गई इन तमाम इलाकों के लिए? बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर ये जो आपदा है, जो संभावित आपदा है जी, आने वाली है। फिर उस इलाके की हम बात करें, चाहे हम पोरबंदर की बात कर लें, चाहे हम कांडला पोर्ट की बात कर लें, उसके अलावा द्वारकाधीश का मंदिर वहाँ पे बिल्कुल किनारे पे है, समुद्र के किनारे। वो जो इलाका है उस इलाके को 10 किलोमीटर के एरिया में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। 0 से 5 किलोमीटर और 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको बिल्कुल एक तरह से रेड जोन घोषित कर दिया है। और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और 3 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक होने वाली भी है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं उन तटीय इलाकों में आपदा प्रबंधन को लेकर जो अधिकारी, जो बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं, उन तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ऐसे जनपद हैं जिनके जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस इलाके में अगले 5 दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 10 किलोमीटर के एरिया से बाहर निकलने के बाद जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन स्कूलों को एक तरह से रिलीफ कैंप के तौर पर स्थापित किया है। और सबसे पहली प्राथमिकता जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको 0 से 5 किलोमीटर के एरिया से किस तरीके से विस्थापित किया जाए, इसमें पूरा जो अमला है
वो लगा हुआ है और तमाम तरह के प्रयास, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि तकरीबन 67 मतलब 70 के आसपास जो ट्रेनें इस इलाके से गुजरती हैं, तो इससे पता लगता है कि इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है भारत सरकार। और भारत सरकार लगातार उन तटीय इलाकों के जिलाधिकारी तमाम तरह के जो प्रयास चल रहे हैं, तमाम तरह की जो वहाँ पर तैयारियां चल रही है, उनका जायजा ले रहे हैं। और किसी तरीके से उसके अलावा सेना को भी कहीं ना कहीं रेड अलर्ट मोड पर रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है, मछुआरों को जाने से मना कर दिया है पहले ही 15 तारीख को। उसके अलावा जो हमारी थल सेना के अलावा जो हमारी जल सेना है, उसके भी कई बड़े अधिकारी जो है इस रिलीफ जो व्यवस्था है इसमें एक तरह से लगाए गए हैं और आपदा में किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। पहले से ही जन जो हानि है वो किसी तरीके से ना हो, क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उन बिल्डिंगों को तो विस्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां से कम लोगों को निकाला जा सकता है, उनके कीमती सामान को विस्थापित किया जा सकता है ताकि उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो। और अगर ये 2 से 3 दिनों तक ये आपदा जो है शायद क्षेत्र में प्रभावित रहेगी, जिस तरीके से आपने बताया तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की स्पीड से ये चक्रवात जो है ये बढ़ रहा है, लेकिन उसके अलावा उसके 10 गुना स्पीड से जो हवाएं हैं वो उस क्षेत्र में चल रही हैं। उससे लेकर कहीं ना कहीं एक आशंका बनी हुई है और सरकार इसको पूरी तरीके से निगरानी रखती है। बिल्कुल, और देखिए प्राकृतिक आपदा है तो कहीं ना कहीं बचाव ही इस प्राकृतिक आपदा से जितना ज्यादा होगा उतना ही जान और माल के नुकसान का जो पूरा हम कह सकते हैं आशंका है उसको कम किया जा सकता है। रवि, इस समय महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ही देखा जाएगा। जो तटीय इलाके हैं वहां पर क्या कुछ आप अलर्ट इस समय देख रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां प्रशासन की तरफ से बरती हुई है और खास तौर पर लोगों में डर का माहौल भी है, इसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। जी, जब जब इस तरह की आपदा समंदर के रास्ते महाराष्ट्र तक पहुंची या हमारे देश तक पहुंची है, उस वक्त लोगों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। कहते हैं कि कुदरत से कोई जीत नहीं सकता है। आपदा प्रबंधन जुटा हुआ है कि टीमें अच्छी जुटाई जाए, जिस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। होता क्या है इस तूफान में, या तो तेज हवाएं चलती है, तेज बारिश होती है। जो समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं वहां तटीय इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पानी भर जाता है। ऐसे में पेड़ों का गिरना है, टहनियों का कटकर गिरना है, बिजली की जो तारे हैं उनके संपर्क में आने से बढ़ने वाला खतरा है। इन सभी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए यहाँ जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो मुस्तैद कर दी जाती है। इस बारिश के साथ कई बीमारियां भी लोगों को आ जाती है। इस बीमारी से निपटने का जो एक बड़ा खतरा होता है उसे निकटने के लिए चिकित्सा विभाग को अलर्ट मोड पर रहना होता है। आपातकाल स्थिति में जिन दवाइयों की, जिन कैजुअलिटी की संभावना बनी रहती है वहां पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी चैलेंज गवर्नमेंट के सामने होता है। तो आपदा विभाग को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सूचना दी है वो फौरन हरकत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के समंदर किनारे, चाहे वो पालघर जिला हो, रत्नागिरी हो, ऐसे जो तटीय इलाकों में रहने वाले जिले हैं, इन सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गवर्नमेंट ने अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग के जिस तरीके से अलर्ट आ रहे हैं, लोगों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मछुआरों को पूरी तरीके से समंदर में जाने से रोका गया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो जहाजें होती है समंदर के तटीय इलाके में खड़ी होती है, उसको इस चपेट से बचाने का एक बड़ा चैलेंज भी गवर्नमेंट के सामने होता है, सिस्टम के सामने होता है। लेकिन गवर्नमेंट अब इस ओर ध्यान दे रही है कि कम से कम हानि हो, सभी लोगों को सुरक्षित रखा जाए, जान माल का कोई नुकसान ना हो और समय रहते आपदा प्रबंधन को अपना काम करने का एक बेहतरीन मौका मिले और इस तूफान के चपेट में आने से सभी को बचाया जा सके। बिल्कुल, नुकसान कम से कम हो, ये फिलहाल सरकार और तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी कोशिश यही है। लेकिन देखिए फिलहाल रवि ये भी स्थिति रहती है क्योंकि मछुआरों को लेकर और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो साफ तौर पर समुद्र से कहीं ना कहीं जिनकी आय के जो सोर्सेज हैं वो चलते हैं। ऐसे में भी उन लोगों के सामने भी संकट है क्योंकि कई लंबा समय हो सकता है जब इस तरीके की गतिविधियों को ना करने के लिए उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वापस ना लौटने की अभी हिदायत दी गई है। उन लोगों के लिए भी क्या कुछ इंतजाम फिलहाल सरकार की तरफ से किए गए हैं? देखा जाए तो कोकण की जो ये एरिया है, कोकण का पूरा यहाँ का जो मछुआरों का रोजी रोटी का जरिया ही समंदर होता है। अगर वो उनकी नौकाएं समंदर में नहीं जाएंगी तो वो क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न व्यवस्था के सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे में उनको
सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उनके चीजों सामान को सुरक्षित रखे, उनकी जान की रक्षा करे, जी। उनको समंदर के तटीय इलाके से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और जहां उनको ले जाया जा रहा है वहां चिकित्सा सुविधाओं से लेकर जी। उनके खाने पीने के रहने के पुख्ता इंतजाम हो। अब इतने दिनों तक इस तरीके से जब तूफान चलता है जी। तो शिक्षा ले रहे उनके छात्रों के शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर होता है। यातायात से जुड़े बाकी जो व्यवसाय जुड़े होते हैं उन कारोबार पर भी इसका बुरा असर होता है। जी। और इस समंदर की सतह से निकल करके जिस तरीके से महाराष्ट्र के सारे इलाके में और बाहरी राज्यों में जी। जो समंदर से मछलियां पहुंचाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो फिश सप्लाई होता है पूरी तरह से रुक जाता है, जिसका कहीं ना कहीं बाजार पर भी एक बुरा असर दिखाई पड़ता है। लेकिन देखिए जब तूफान की बात होती है तो यहाँ ये बात नहीं होती कि मुनाफा क्या होगा, यहाँ जी। सोचा यह जाता है कि कम से कम नुकसान कैसे होगा, बिल्कुल। सभी लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। और जी। तूफान जितना बड़ा होता है उतनी ही उसकी आयु भी छोटी होती है, आज नहीं तो कल वो थम ही जाता है। जी। लेकिन जनजीवन सामान्य बनाने में भी प्रशासन को एक चलिए नई ठीक पहल है, बिल्कुल करनी रवि, होती है। देखना होगा फिलहाल क्या कुछ जो स्थितियां हैं, जो इंतजाम किए जा रहे हैं, वो आगे भी किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।